नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोग, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। कैलकुलेट जीडीपी एमपी, कैलकुलेट जीडीपी एफसी, और आपको उसमें टर्म्स दे देता है प्रोडक्ट का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, और बोल देता है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। परेशानी ये हो जाती है कि वो टर्म्स जो दिए हुए हैं ना, हमको समझ में नहीं आता किस टर्म को हमको ऐड करना है और नहीं करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है तो वो इनकम मेथड में दिक्कत जाती है। इनकम मेथड के अंदर में हम लोग को 3 चीज़ें आती हैं, मैं लिखते भी जा रहा हूँ, सुनते भी जाना। इनकम मेथड मतलब होता है लोगों की इनकम, इनकम से नेशनल इनकम निकालना। इनकम मतलब जो फैक्टर इनकम है ना उनके पास में, उसकी बात कर रहा है। अब फैक्टर इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी कंट्री के अंदर के लोगों की इनकम है, इसलिए कैसी इनकम होगी, डोमेस्टिक इनकम होगी, ठीक है। और ये एक ऐसी इनकम होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन, तो भाई प्रॉफिट कैसे निकलता है तुम बताओ मुझे, तुम जो प्रॉफिट निकालते हो वो प्रॉफिट निकलता कैसे, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुके रहे वो आपका नेट प्रॉफिट होता है, या जिस पे डेप्रिसिएशन वाला खर्चा जुड़ा हुआ हो वो नेट प्रॉफिट होता है। डेप्रिसिएशन जो माइनस हो जाए तो जरूर ये जो इनकम बनी है ये कैसी वैल्यू पे होगी, नेट वैल्यू पे होगी, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। और पी फॉर द प्रोडक्ट तो रहता ही रहता है, प्लस इसमें से टैक्सेस भी माइनस हो चुके हैं जो हम सरकार को जीएसटी पे करते हैं, वो वाला टैक्स का पैसा भी जा चुका है। तो टैक्स का पैसा जाने के बाद जो बचा पैसा वही तो इनकम है ना। तो जो टैक्स जाने के बाद का पैसा हो वो अगर इनकम है तो ये कैसी इनकम है, जो कि फैक्टर कॉस्ट पे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, ना कि मार्केट प्राइस पे। और इसीलिए हम जब बोलते हैं कि नेशनल इनकम में सबसे पहले क्या निकलता है, तो वो निकलता है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, ये बेस निकलता है। प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का बेस सेम है, उसका बेस क्या होता है, जीडीपी एमपी उसका बेस होता है, किसका, प्रोडक्ट मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का। तो आपको चाहे क्वेश्चन में, अच्छा ये बेस का यूज क्या होता है पता है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी निकालने बोला हो सबसे पहले निकलेगा तो यही, चाहे कुछ भी निकालने बोला हो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेस। आपके एग्जाम, आपके इलस्ट्रेशंस में, आपके एग्जाम के मार्किंग स्कीम में ऐसा नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, एक ही फॉर्मूले में सबको प्लस माइनस उठा के रख दे रहा होगा, पर आपकी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों किया ऐसा, और हर क्वेश्चन में वो अलग अलग करेगा। क्यों, क्योंकि वो बेस नहीं निकाल रहा है, वो स्टेप में नहीं चल रहा है, और वो अगर स्टेप में चल भी रहा है तो वो अपने दिमाग से खुद फॉर्मूला बना पा रहे हैं, पर क्या आपको उसका बना हुआ फॉर्मूला समझ में आ रहा है, नहीं। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में क्या सेट नहीं है, फ्लो चार्ट सेट नहीं है। इस नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है फ्लो चार्ट। यदि मुझसे भी नेशनल इनकम के क्वेश्चंस बनते हैं तो वो फ्लो चार्ट दिमाग में याद होने के बाद ही बनते हैं, यदि वो फ्लो चार्ट याद नहीं है तो नहीं बनेगा। दिनेश में जो हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट मेथड का तो नहीं दिया है, प्रोडक्ट मेथड के लिए तो मैंने आपको ऐसे ही याद करा दिया था। जल्दी जल्दी बता भी देता हूँ क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड के अंदर में। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडेड मतलब प्रॉफिट होता है बेटा, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ ना, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो बेचा माइनस जो मेरे को लागत लगा, उससे निकल गया कितना वैल्यू मैंने ऐड किया, कितना मेरा प्रॉफिट है, और ये ग्रॉस वैल्यू पे है, मतलब डेप्रिसिएशन की कीमत इसमें जुड़ी हुई है। अभी अगर नेट वैल्यू एडेड दे दिया रहता क्वेश्चन में और ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है तो मेरे को नेट वैल्यू एडेड पे क्या करना पड़ता, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ता कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को। अरे नेट दे दिया है, ग्रॉस ना निकालने बोला है, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो नेट में, ग्रॉस निकल गया। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो 3 टर्म याद रखो, क्या नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है, मैं छोटे वाली चीज़ों को पहले रखा, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFY को प्लस कर दो। अब 2 बातें, NIT कैसे निकलता है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और NFY कैसे निकलता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, कितना फॉरेन से अब्रॉड से पैसा आया वो फीफा है, फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और कितना पैसा यहाँ से विदेश गया। हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती है ना, रेडमी, Xiaomi ये सब काम करती है, यहाँ से जो पैसा वो कमा के बाहर ले गई, विदेश ले गई, उसको हम बोलते हैं क्या, फीटा, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड मतलब बाहर की तरफ गया पैसा, तो वो हम माइनस कर देते हैं, किससे, जो आया, कितना आया माइनस कितना गया,
फीफा माइनस फीटा, तो नेट कितना आया जाने के ऊपर। आई बात समझ में? ये हमने प्लस कर दिया। किसमें प्लस किया? डोमेस्टिक इनकम पे प्लस किया। किसको? NFI को। तो क्या निकल गया? नेशनल इनकम निकल गई। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या टर्म होता है नेशनल इनकम का? NNP। मैं वापस आता हूं, जब मैं भटक गया था प्रोडक्ट मेथड के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर में आप लोगों को क्या ऐड करना होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना होता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? मैं लिखते भी जाता हूं, आपको समझ आते जाएगा। तीनों मेथड से बताऊंगा। ये मैं हटा दूं, ये बेस याद रखना बस। प्रोडक्ट मेथड का बेस क्या निकलेगा? GDP MP। नाश्ता करके आए हो आप लोग? तो आवाज नहीं आ रही है, अभी पूछूंगा तो आवाज आनी चाहिए। आंसर्स जब भी लिखते हो ना किसी भी पेपर में, तो पहले ना आप लोग बैक पेज की तरफ पे पहले आंसर्स के बारे में लिख ले करो कि हमको क्या लिखना है, सोच ले करो, छोटा सा, ज़्यादा टाइम मिले ना, और उसके बाद बड़े आंसर्स को लिखने जाया करो। कई बार आप सोचते रहते हो और लिखते जाते हो, तो उसमें क्या होता है? स्पेलिंग मिस्टेक होती है। जैसे कि अभी मैं प्रोडक्ट लिख रहा था तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी। इसी प्रकार से आप कई बार सेंटेंस आए बाएं जमाना शुरू कर देते हो, फिर वो आपकी लाइन का मीनिंग आप खुद पढ़ते हो तो का लिख दी समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है। फिर बोलते हो छोड़ो ना भाई, समय नहीं है, कौन सा चेकर पढ़ेगा, बोल के झूठी तसल्ली दिलाते हो खुद को और आगे बढ़ जाते हो। तो इसीलिए पहले प्लॉट कर लो कि लिखना क्या है मुझे, और उसमें ही इतना, कुछ बच्चे ऐसा करते हो उसी में इतना समय लगा देते हैं, तो भाई आपका समय सोचने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स तो मिलेगा आपके लिखे हुए पे, आपने क्या लिखा है। ठीक है, इमेजिनेशन का मार्क्स नहीं है, रिटर्न वर्ड्स का, वर्बल का भी मार्क्स नहीं है कि बोल दिया आपने हाँ हाँ इसका आंसर तो ये होगा, समझ रहा है? बोलना भी नहीं है, लिखना है। प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी रहेगी तभी मार्क्स अच्छा आएगा। ये बोर्ड्स का नियम है। अब क्या करोगे, अभी चेंजेस नहीं हुए हैं, आएगा क्या NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये आपको कॉलेज लाइफ में मिलेगा, यहाँ कब मिलेगा। आते हैं वापस प्रोडक्ट मेथड के अंदर में, हम लोग क्या करेंगे? सेल्स में सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन को मैं IC लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरा निकल जाएगा क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन स्टॉक। क्या बोलते हैं? चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो भाई, जो सामान इस साल बना है, जो सामान इस साल प्रोड्यूस हुआ है करंट ईयर में, वही तो ना इनकम बनाया होगा। अब यदि आपको प्रोडक्शन से इनकम निकालना है तो आप बिक्री को बस ध्यान दोगे या जितना उत्पादन हुआ उसको ध्यान दोगे? मतलब जितना आपने सेल्स किया उसको ध्यान दोगे या जितना इस साल प्रोडक्शन हुआ उसको ध्यान दोगे? जितना प्रोडक्शन हुआ उसको ध्यान दोगे ना, क्योंकि प्रोडक्शन से बनी है इनकम, सेल्स से नहीं। इसीलिए सिर्फ सेल्स काफी नहीं है आपका क्या निकालने के लिए, कितना आपका वैल्यू एडेड हुआ। आपको उस पर क्या ऐड करना पड़ेगा? कितना आपका स्टॉक जो नहीं बिका वो यहां जुड़ा होगा। इसीलिए हम लोग किसको ऐड किए? पहले क्लोजिंग स्टॉक को। अब उस क्लोजिंग स्टॉक में दो प्रकार की बातें होंगी। जो इस साल प्रोड्यूस हुआ वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज ऐड होंगी जो इस साल का शुरुआत का रहा होगा और क्लोजिंग में आके जुड़ गया, या वो इस सेल्स में जुड़ गया होगा। जैसे आप पिछले साल का कुछ फटाका इस साल के फटाकों में मिला देते हो और बेच देते हो, तो या तो वो फटाका इस साल की बिक्री बन गया, और अगर वो नहीं बिका तो वो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा होगा। तो हालांकि आपके ये तीनों टर्म के अंदर में जुड़ा है कि नहीं, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक अगर बस मैं करता तो क्या वो मेरी इस साल की प्रोडक्शन होती या इस साल की बिक्री होती? नहीं, उस बिक्री में मेरा पिछले साल का भी तो माल का बिक्री जुड़ा हुआ था, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि वो मेरे इस साल की इनकम नहीं होगी। इसीलिए हम इस क्लोजिंग को प्लस करते हैं और ओपनिंग को माइनस कर देते हैं, और हम ऐसा करके क्या निकाल लेते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। अच्छा, तुम पूछ सकते हो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ही क्यों निकला, नेट वैल्यू एडेड क्यों नहीं निकला? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप सेल्स बोलते हैं ना बेटा, तो सेल्स के अंदर पे आपका डेप्रिसिएशन का पैसा भी जुड़ा हुआ होता है। आप बेचोगे तो आपका जितना नॉन कैश एक्सपेंसेस हो, आप अपने खर्चे निकालोगे कि नहीं निकालोगे अपनी सेलिंग प्राइस पे। और ये सेल्स भी कई बार आपको नहीं दिए रहेगा तो आपको ये तीन टर्म दे देगा, प्राइमरी सेक्टर सेल्स प्लस सेकेंडरी सेक्टर सेल्स प्लस टर्सरी सेक्टर सेल्स। अगर मान लो आपको ये तीन टर्म भी दे दिया है और टोटल सेल्स भी दे दिया है, तो क्या इस तीन टर्म का क्वेश्चन में कुछ काम आएगा? मैं फिर से बोल देता हूं, मैं बोल रहा हूं ये भी दे दिया है और ये भी दे दिया है, तो क्या आपको इसका कोई काम है क्वेश्चन में? नहीं। जब आपको ये दे दिया ऑलरेडी तो इसके अंदर के टर्म क्यों लोगे? यदि आपको क्वेश्चन में ये ना दिया होता
तो फिर आप इसको टोटल करके क्या निकालते, सेल्स निकालते। ऐसा ही होता है इनकम मेथड के अंदर में। अभी जब फ्लो चार्ट बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या करते हैं। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज भी दे देता है और वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड और एम्प्लॉयज बेनिफिट टू पीपीएफ ये दे देता है और पेंशन रिटायरमेंट ऑन बेनिफिट दे देता है, चारों टर्म दे देता है और कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय भी दे देता है। तो हम क्या करते हैं, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय में इनको भी ऐड कर देते हैं। अरे बाबा, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर में वो 4 टर्म था, अब तू अगर ऑलरेडी तेरे को कंपेंसेशन दे दिया है, इसको समझो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, और इधर अंदर का 4 टर्म दे दिया है। अब बताओ, अगर कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय दिया तो क्या वो 4 टर्म को दोबारा ऐड करेंगे, डबल काउंटिंग ना होगी? ये बात तुम्हारे ध्यान में नहीं आती है और तुम ऐड कर देते हो और तुम्हारा आंसर आ जाता है गलत। और तुम ये सोचते हो कि ये सारे फैक्टर तो इनकम मेथड के हैं। तो मैं बोलता हूँ बाबा वो अटका कहाँ रहा है? वो अटका रहा है तुमको फॉर्मेट में। तुम्हारे फ्लो चार्ट तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुम डबल काउंटिंग से बचोगे। वो ध्यान रखना है, और वो ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा बड़े आसानी से। आ रहा है समझ में? काट दो फोन को। फोन आए तो काट दे करो, कोई दिक्कत नहीं। चालू है ना? हाँ, वीडियो आना चाहिए, यूट्यूब में डल जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं। हम तो कोई एडिट भी नहीं करेंगे, ऐसे ही डाल देंगे। हमको कोई मतलब थोड़ी है, क्वालिटी यहाँ है। अब बाकी चीज़ें दिखाना थोड़ी ना है किसी को। वो सब बात की बात होती है भाई, अपन को भी कंटेंट देना। चलो, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड समझ में आया कैसे निकलेगा हमारा? अब ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले क्या निकला? जीडीपी एमपी आपका निकल गया। कैसे निकला? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज। क्या इनके अलावा कोई और टर्म लेंगे? नहीं, क्वेश्चन में तो आपको इनकम मेथड के टर्म भी देगा, एक्सपेंडिचर की भी देगा, कंफ्यूज करने पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मेथड के कौन से टर्म्स हैं, उनको टोटल करके ये निकालना पड़ेगा। एक बार ये निकल गया, फिर मान लो क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम बोला है तो उसको हम बोलते हैं क्या? NNP-FC। और अगर डोमेस्टिक इनकम बोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? NDP-FC। डोमेस्टिक में डोमेस्टिक हो जाता है, नेशनल में ये नेशनल हो जाता है। बाकी इनकम तो हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती है और नेट पे होती है। नेट इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम, इट इज एन एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस को माइनस करने के बाद इनकम हो वो इनकम है, इसलिए हमेशा इनकम नेट वैल्यू पे निकलती है, ना कि ग्रॉस वैल्यू पे। दूसरी बात ये है कि फैक्टर कॉस्ट पे ही क्यों, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट प्राइस पे टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं। टैक्सेस आर नॉट द पार्ट ऑफ इनकम, दे आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स, दे आर द वन साइडेड पेमेंट्स, नॉट द बायलेटरल। आ रही बात समझ में? और इसीलिए ये जो हमारी इनकम होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे होती है, ना कि मार्केट प्राइस पे। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे देखो, अब मेरे को अगर ये निकालने बोला है, मेरे पास क्या निकल गया? अभी क्या निकल गया बेटा? जीडीपी एमपी। ऐसा करके मैंने जीडीपी एमपी की वैल्यू निकाल ली है। एक बार मेरा जीडीपी एमपी निकल गया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा जीडीपी एमपी से? अरे इधर देखो ना, इधर देखो ध्यान से, ये है क्या? मार्केट प्राइस। यहाँ क्या निकालना है आपको? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? पीछे से देखना हमेशा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा। प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना, कई बार लिख देता है NFY और वो बैलेंस माइनस में दे देता है, तो तुम तो फॉर्मूले में प्लस NFY रखो, प्लस ऐसा लिखो। जैसे प्लस NFY है ना आपका फॉर्मूले में, तो आप प्लस NFY रखो, लेकिन प्लस और आंसर अगर NFY का -50 दिया तो ऐसा रखो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम गलत नहीं करना। आज एक बार इनको सॉल्व करके देखना, सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है और एक क्वेश्चन में स्टक नहीं होना, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे ना तो मार्क्स मिलेगा इस पे, प्रैक्टिस के बिना जाओगे ना तो मार्क्स खाएगा। तो माइनस NIT कर दिया, और ये कैसी वैल्यू पे था? डोमेस्टिक था, और ये क्या था? नेशनल था। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए देखो यहाँ पे क्या प्लस हो गया? प्लस हो गया NFY। और ये ग्रॉस था, ये नेट था। अब पता है बड़ा है ये ग्रॉस, छोटा है वो नेट। बड़े से छोटे में जाना है तो माइनस साइन लगा दो। जब भी छोटे से बड़ा जाना हो प्लस, और बड़े से छोटे में जाना हो तो अब माइनस क्या कर देंगे? इसको एक और नाम से जानते हैं क्या? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है?
तो ये आ जाता है आपका क्या है एनपीएससी। अच्छा अब चलो ये बताओ, यहाँ पे ये फॉर्मूला ये दिया है जीडीपी एमपी, आपको पहुँचना कहाँ पे है, एनडीपीएससी पे पहुँचना है। बताओ क्या क्या करेंगे हम। मार्केट से फैक्टर में जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कर दिया मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, नेशनल और ये तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इधर से इधर जाने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम माइनस करिए। बेटा जा तो एक बार वो गैया को चारा दिया थोड़ा सा, रहन दे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ही देना उसको, वो पालतू गैया है। कभी भी खाना खिलाओ पालतू गैया को कम, क्योंकि उसका दूध वाला तो उसको खाना देगा ही देगा। बाहर जो आवारा गैया उसको ज़्यादा खिलाओ, ठीक है। तो इसको दे देना बेटा, थोड़ा देना, ज़्यादा नहीं। आगे देखो क्या है, पढ़ाई के साथ में ये सब बात भी उनको सिखाए ना यार, जो देख रहा होगा। नहीं देख रहा होगा तो कोई बात नहीं। अब ये प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे हो गया ख़त्म, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। प्रोडक्ट मेथड ख़त्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आप लोग को प्रोडक्ट मेथड में। इनकम मेथड की बात करूँ अगर मैं, तो इनकम मेथड में आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं वो मैं बताता हूँ। इनकम मेथड में आपको टर्म देखना है। आप सभी के बुक में एक पेज निकालिए, कहाँ से आप लोग पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम मेथड का एक फ्लो चार्ट दिया है, चैप्टर 3 में दिया है चार्ट दे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में ये देखिए आप लोग, ऐसा कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। देखो तो दिख रहा है। यहाँ आप लोग पॉज कर लेना एक बार और इसके कंपोनेंट्स को ध्यान से देख लेना यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको दिया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर दिया है क्या ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर दिया है क्या मिक्स्ड इनकम ऑफ। इन तीनों को आप लोग पहले गोल घेरो और गोल घेर के लिखो एनडीपीएससी। क्या लिखेंगे, मतलब शुरू के ये तीन टर्म को अगर हम प्लस कर दें तो क्या निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, और ऊपर में लिख दीजिए आप लोग बेस। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये देखिए ये शुरू के तीन टर्म, इधर देखो सब, ये शुरू के तीन टर्म कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को यदि मैं प्लस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, एनडीपीएससी, जो कि बेस है। मतलब हर बार इनकम मेथड से पहले इन तीन को प्लस करके क्या निकलेगा, एनडीपीएससी। अब इस एनडीपीएससी को, ये डोमेस्टिक है, इसको नेशनल बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एनएफआई, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआई, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डोमेस्टिक के बेस पे प्लस कर दूंगा तो ये क्या निकल जाएगा, एनएनपीएससी। मतलब मेरी डोमेस्टिक इनकम शुरू के तीन को प्लस करके आ गई, उस डोमेस्टिक इनकम में चौथा वाला टर्म अब्रॉड इनकम को प्लस कर दिया तो मेरी पूरे नेशन की इनकम आ गई। अभी समझ में आया फ्लो चार्ट कैसा दिया है। अब यदि आपको क्वेश्चन में, जैसा कि मैं कह रहा था, अगर कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय भी दे दिया है और बाकी नीचे के टर्म भी दे दिए हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड, कैश मतलब जो आप उसको नगद पैसा दे रहे हो, या तो वेजेस या तो सैलरी, नगद मतलब कैश के फॉर्म में या बैंक अकाउंट में। दूसरा काइंड के फॉर्म में क्या होता है, कई बार जैसे देखना, अभी मेरे एक दोस्त है उसको 1500 रुपए का स्विगी का वाउचर मिला है, 1500 रुपए का स्विगी, वो अभी काम करता है एसेंचर, एक यूके बेस्ड यूएस बेस्ड एक कंपनी है, एसेंचर सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये आप जो बीपीओ केपीओ पढ़ते थे ना, तो ये एक प्रकार के इंफॉर्मेशन सिस्टम के आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनीज हैं। ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनहेंसर का काम करते हैं, सिक्योरिटीज प्रोवाइडर हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, मतलब वो उसी प्रकार का काम करती है ये कंपनी। तो अब ये कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को क्या पे कर रही है, स्विगी का वाउचर। तो क्या वो पैसा कैश में दी, नहीं, वो पैसा एक प्रकार का एकोमोडेशन हो गया, उसका एक अलाउंसेस हो गया, उसको ट्रीट के रूप में हो गया, तो वो भी तो कहीं ना कहीं उसकी वेजेस एंड सैलरीज है कि नहीं है, तो वो सैलरी काइंड में आ गई, उसको ऐड कर दिए। फिर तीसरा दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। देखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्यों आखिर एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉयज का देखो कंट्रीब्यूशन, पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। जब कभी एम्प्लॉय बुजुर्ग हो जाएगा तो उसको कुछ पैसा रिटायरमेंट पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए वो जिंदगी भर सरकार की बनाई हुई प्रोविडेंट फंड स्कीम पे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। आजकल तो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड भी होता है, पीपीएफ जिसको हम बोलते हैं। तो
पब्लिक प्रोविडेंट फंड है एक्चुअल में, वो पीपीएफ जो है, मैं आपको समझाने के लिए इसको प्राइवेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोल रहा हूँ। तो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा आपसे लेते हैं और ये आपको कंपाउंडिंग करके पैसा देते हैं। मतलब यहाँ सच में 10,000 जमा कराओ और 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए ले जाओ, 10,000 महीना जमा करो। तो ये जो 10,000 जमा कर रहे हो आप महीना, तो 10,000 ये एम्प्लॉय आपके तनख्वाह से कटेगी। मान लो आपकी तनख्वाह है 50,000 रुपये, उसमें से 10,000 आपका प्रोविडेंट फंड का कट गया, आपकी जेब में आया 40,000, और 10,000 और अलग से कौन मिलाएगा? एम्प्लॉयर मिलाएगा। सरकार बोलती है कि 50-50 का रेशियो होना चाहिए, जितना एम्प्लॉय के तनख्वाह से काट रहे हो आप पीएफ का पैसा, उतना ही पैसा आप अलग से मिलाओ, एम्प्लॉयर मिलाए। एम्प्लॉय नहीं, वर्ड ध्यान देना, क्या बोला मैंने? एम्प्लॉयर मिलाए। प्रॉफिट कैसे काटेगा? और नहीं, प्रॉफिट कैसे काटेगा? वो उसकी इनकम अब 50,000 तनख्वाह नहीं मानेगा एम्प्लॉय, 60,000 मानेगा। भले ही वो 50 मानेगा, पर एम्प्लॉयर को तो अपने जैसे देना पड़ रहा है ना अलग से, तो उसको कंपेंसेशन कितना दिया? टोटल 60 दिया ना। इसीलिए तो यहाँ कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय निकालने के लिए हम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में 50 मान रहे थे, और मतलब कैश और काइंड मिला के 50 मान रहे थे, और अलग से 10,000 जो एम्प्लॉयर दिया, कंट्रीब्यूट किया किस स्कीम में? सोशल सिक्योरिटी। ये एक सोशल सिक्योरिटी है ना उसकी, उस स्कीम में कौन कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉयर। किसको कंट्रीब्यूट किया? एम्प्लॉय के लिए। इसीलिए एम्प्लॉयर्स वाला, आरएस वाला, एम्प्लॉयज वाला नहीं, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्प्लॉय का क्यों नहीं ऐड करते, तो आप ये लिख के आना, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी हम उसकी सैलरीज में मान चुके हैं, कैश में या काइंड में, तो हम दोबारा ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी, इसीलिए उसको अलग से। ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स टीचर्स को पता नहीं होती बातें, कभी पढ़ा ही नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ाने आ गया है। इकोनॉमिक्स टीचर हर स्कूल का ये हाल है, कुछ रेप्यूटेड टीचर्स को छोड़ के। आई एम नॉट टॉकिंग रेप्यूटेड स्कूल, आई एम सेइंग रेप्यूटेड टीचर्स। दोनों में अंतर होता है, टीचर से स्कूल बनता है, स्कूल से टीचर नहीं, ठीक है। तो ये अगर 4 टर्म आप लोगों को दिया हुआ है और ऊपर का ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, तो क्या आपको पचेड़े में पढ़ना है? झंझटे नहीं है, और आसान कर दिया, सीधा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय को उठाओ, अंदर के कोई भी टर्म भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, कई बार ऐसा कर देगा, जैसे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे देगा, सुनना बेटा, और ये 3 टर्म दे देगा, अब बोल देगा फाइंड पेंशनरी ऑन रिटायरिंग, मतलब ये 3 टर्म के वैल्यू दे दिया उसके अंदर के, ये बोल रहा हूं मैं, ये 3 टर्म के अंदर के वैल्यू दे दिया, चौथा गायब कर दिया और ये दे दिया। अब ये निकालो, निकाल लोगे प्लस माइनस करके, लेकिन अगर ये फॉर्मेट याद ही ना रहेगा वहां तो क्या निकाल पाओगे, ये बोल रहा हूं। तो फॉर्मेट तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए, याद करके इसको लिख लो अलग से। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है जरा देखना, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये सबसे कठिन है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर में फिर 4 आएगा, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर में 4, क्या 4? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट के अंदर में 4, क्या क्या 4? प्रॉफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, दूसरा डिविडेंड, कंपनी का हो गया, वो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट बोल दिया, ये कम, क्योंकि ये पूरे इनकम नेशन की है ना। नेशन में तो बिजनेस ना सिर्फ कंपनी चल रही है, बल्कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी तो एक पान ठेला वाला क्या है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, वो जो पैसा कमा रहा है वो भी तो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट होगा कि नहीं भाई। नेशन के अंदर रहने वाले लोग, उन लोगों की साल भर की नेशन की इनकम कहला गई नेशनल इनकम, यही तो है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। फिर डिविडेंड हो गया, फिर क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब वही रिजर्व बना, यदि कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दी तो वो क्या रख लेगी? अरे फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, सॉरी डिविडेंड डिसीजन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो 2 प्रकार का डिसीजन होता था, एक होता था डिविडेंड डिसीजन, दूसरा होता था क्या? रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मेट में जो रख लेता था। तो या तो पैसा डिविडेंड में दे दूंगा, या तो फिर उस पैसे को लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रख लूंगा। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेस, बहुत झंझट लगता है, लेकिन प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तुम पढ़ चुके हो इसलिए बोल पा रहा हूँ। ईबीटी को हम प्रॉफिट मानते हैं, ना कि ईएटी को, अर्निंग आफ्टर टैक्स को नहीं, हम ईबीटी को प्रॉफिट मानते हैं। और क्योंकि अगर हम ईबीटी को प्रॉफिट मानते हैं इन इकोनॉमिक्स, तो हमारा टैक्सेस भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। क्योंकि भाई अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ 50,000 तेरी इनकम है, साल का तू कितना कमा लिया, निकालो। 50,000 इसका है तो कितना? 6 लाख रुपया हो गया साल का। अब साल का अगर ये 6 लाख रुपया कमा रहा है, मतलब टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं है? 5 लाख से ऊपर की इनकम हुई, टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा?
हाँ वो एक एडिशनल 1 लाख जो गया है इसका उस पर टैक्स पे करेगा कि नहीं करेगा ये, और सीधा 20% का टैक्स है प्लस चार्जेस है, तो सीधा 1 लाख पे कितना परसेंट का टैक्स दे दिया, ये 20%, 20,000 प्लस चार्जेस लग गया उसके ऊपर पे 3% का, 20,000 का 3% कितना होता है, क्या रे कैलकुलेशन स्लो है रे, पक्का 600 रुपए, तो 20,670 या 660 रुपए का इसकी एक टैक्स की लायबिलिटी आएगी उस साल। तो क्या अब ये 20,600 को काट के बोलेगा इसकी इनकम 6 लाख रुपए नहीं बोलेगा, ये इनकम क्या, ये इनकम बोलेगा कि 5,70,700 रुपए मेरी इनकम है, या ये बोलेगा ये कि क्या बोलना चाहिए, नहीं मेरी इनकम पूरी 6 लाख रुपए, पूरी 6 लाख रुपए इनकम बोलेगा ना, मतलब 5,79,700 थोड़ी ना इनकम बोलेगा ये, सॉरी 400 थोड़ी ना इनकम बोलेगा ये तो पूरा बोलेगा कि मेरी 6 लाख। इसका मतलब जो इसकी इनकम है क्या उस इनकम पे डायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो इनकम बोल रहा है उस पर डायरेक्ट टैक्सेस जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ भाई। अगर ये 6 लाख बोलता है मतलब ये खुद मान रहा है कि वो जो इनकम है, मतलब वो जो टैक्स है वो मैं टैक्स सरकार को एहसान के रूप में दे रहा हूँ, यूनिलेटरल ट्रांसफर, पर पहले तो वो मेरी क्या बनी, एक अर्नड इनकम बनी कि नहीं बनी, बायलेटरल, एंड दैट्स व्हाई द कॉर्पोरेट टैक्सेस, बिकॉज फ्रॉम दिस डिविडेंड दिस टैक्सेस आर बीइंग रिड्यूस्ड, बट टू मेक योर एक्चुअल रियल प्रॉफिट, कि आपने कमाया कितना वो आपकी इनकम बनी ना, इसीलिए इस प्रॉफिट के अंदर पे हम उस कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी वापस से ऐड कर देते हैं ताकि हमारी एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाए, हम 6 लाख की इनकम बोलेंगे ना कि टैक्सेस को काटने के बाद की इनकम बोलेंगे। अभी रीजन समझ में आया आपको कि क्यों हम ये कॉर्पोरेट टैक्सेस ऐड किए। अब अगर अंदर के ये 8 टर्म दे दिए हैं और ऊपर का भी टर्म दे दिया है तो क्या अंदर के टर्म को देखेंगे, नहीं देखेंगे, सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको देखो ऐसा बोल दिया, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी दे दिया, मतलब रॉयल्टी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और रेंट दे दिया, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट के कंपोनेंट्स दे दिया, क्या क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये दे दिया, तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड करके प्रॉफिट निकालोगे, फिर प्रॉफिट में उन सबको ऐड करोगे, किसको किसको ऐड करोगे, रेंट को, इंटरेस्ट को और रॉयल्टी को, फिर क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर उसको किस में ऐड करोगे, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तब क्या आएगा, एनडीपीएससी, फिर उसमें क्या प्लस करोगे, एनएफवाई, तब जाके क्या आएगा, फॉर्मेट, यहां रहेगा ना तब बनेगा, यहां नहीं है नहीं बनेगा, तो मेन यहां होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में जाओ तो पीछे रफ में ये बना लेना, और इंडियन इकोनॉमी आज पढ़ के रिवीजन करना शुरू कर देना, खास के पीछे के चैप्टर्स से। हाँ, कल आपका पेपर लेंगे, ठीक है। और जिनको आप लोगों को अगर पेपर चाहिए है तो मेरे व्हाट्सएप में हाई लिख के भेज देना, आप लोग कोई पेपर दे देंगे, या मेरे टेलीग्राम पे आप लोग चैनल मेरा लाइक कर लेना, चैनल अभी क्रिएट हो गया, उसमें सारी चीज़ें डलनी शुरू हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको अभी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। अब एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड का मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा दे रहा हूँ, इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर मेथड भी हमको करना है, मैं बस आपको फ्लो चार्ट दिखा दे रहा हूँ। एक बार मैं ओवरऑल फ्लो चार्ट दिखा दे रहा हूं आपको, ये वाले पेज में, पेज नंबर 46 में एक पूरा ओवरऑल चार्ट दिया है, प्रोडक्ट का, इनकम का, एक्सपेंडिचर का, वो मैं आपको यहां दिखा दिया। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर मेथड का फ्लो चार्ट है वो है पेज नंबर 42 पे, देखिए उस पे आप लोग को क्या दिया है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो 3 टर्म को ऐड करके हमारा क्या निकल जाता है, जीडीपी एमपी, मतलब इन 3 को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। बेस क्या होता है, एक्सपेंडिचर का भी लिखा है ना, मैंने यहां पे लिखा था, बेस क्या था, एक्सपेंडिचर का, जीडीपी, तो बेस निकल गया क्या, जीडीपी एमपी, इन तीनों को ऐड करके। अब फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या ऐड करोगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट। अगर आपको मान लो ये दोनों दे दिया है और ये भी दे दिया है तो क्या ये दोनों लोगे, नहीं लोगे। वैसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकलता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल, डोमेस्टिक लिखा है यहाँ वर्ड, यहाँ क्या लिखा है, फिक्स्ड। अगर ये दोनों टर्म एक साथ दे देगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर कौन सा टर्म था, एक वर्ड से अंतर समझना पड़ेगा। फिर चेंजेस इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस
नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल मतलब ऐसा कि अब मैं अगर कुछ सोने का सामान खरीदूंगा या एप्पल का फ़ोन खरीदूंगा तो क्या उसको 1 साल चलाऊंगा? तो वो क्या 1 साल से ज़्यादा चला कि नहीं? तो क्या वो मेरे कंट्री का अगर ऐसे एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा चलते हैं वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है कि नहीं है? तो इसीलिए उसको भी ऐड कर दिया, नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल। भले ही वो कंजप्शन गुड्स है तो क्या हो गया, लेकिन क्योंकि वो वैल्यूएबल था उसकी एक्विजिशन करना मेरे लिए मैं उसको क्या मान लिया कि वो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है। और ऐसे एसेट जो कीमती हों या ज़्यादा साल तक चलें वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होते हैं, जो कि मेरा खर्चा है। तो पहले मैंने कंजप्शन ऐड कर लिया गवर्नमेंट का और प्राइवेट का, उसको बोल दिया फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर मैंने ऐड कर लिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और जो सामान मेरे कंट्री में बना था उसको मैं मानता हूँ कि मेरे कंट्री का ही खर्चा है, और इसीलिए मैं नेट एक्सपोर्ट को भी ऐड कर देता हूँ, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो मेरा निकल जाता है क्या, GDP MP। और इस तरीके से कंप्लीट हो गया आपका क्या, एक्सपेंडिचर मेथड भी। प्रिकॉशंस को थोड़ा पढ़ लेना। एक और जो आज मैं नेशनल इनकम में जब पूरी बात कर ही रहा हूँ तो मैं आखिरी चीज़ बोल देता हूँ आप लोगों को। भैया इधर सुन, आखिरी चीज़ क्या जो इम्पोर्टेंट है, प्रिकॉशंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों बुक में दिया है, ये पढ़ लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दूसरी बात, कब आप उसको अपनी फैक्टर इनकम में ऐड करोगे। डोमेस्टिक, देखो 2 बातें पूछता है, क्या वो डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम है या डोमेस्टिक इनकम है, ये पूछ लेता है। क्या वो आपके नेशनल इनकम में वो वाला टर्म जो है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये पूछ लेता है। आपसे पूछ सकता है डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या होता है, तो क्या आपकी ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की इनकम है या बाहर की इनकम है। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन में घुमा, बहुत सारे पेपर से मैंने ये लिया है आप लोगों को। उम्मीद करूंगा अब आप लोग को वो क्लियर होगा। तो उसकी थ्योरी भी बुक में दी हुई है, क्वेश्चन एंड आंसर में भी, और लिखी भी हुई है इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में ही लिखा है वो सब कुछ। तो इन न्यूमेरिकल को तो सॉल्व करना ही करना है, प्लस साथ में आपको उनकी भी तैयारी कर लेनी है। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल जानना चाहते हो, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को तीनों मेथड से एक साथ दिए हुए इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। हाँ, उस चैप्टर नंबर 4 में प्राइवेट इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर कैपिटा इनकम और रियल और नॉमिनल जीडीपी, इन्फ्लेटर, डिफ्लेटर दिया हुआ है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। उनको छोड़ करके उसमें जो बाकी चीजें निकालने बोली है वो तो ना निकाल सकते हो, वही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। समझ आई बात। चैप्टर 4 से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और ये प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल, इनको छोड़ के बनाना वहाँ के क्वेश्चंस। तो वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल्स। और चैप्टर 3 से पढ़ना है क्या, थ्योरी। 3 से भी न्यूमेरिकल बनाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 से बनाना है। मैंने बताया ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे, तो वो 4 से। इस तरीके से तैयारी कर लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो के बारे में पढ़ लो एक बार, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तुम देख लो थोड़ा सा, स्टॉक एंड फ्लो के बीच में डिफरेंस देख लो। ड्यूरेबल गुड्स वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। छोटे चैप्टर्स को भी ध्यान दे दो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, इकोनॉमी पूछ सकता है। फैक्टर इनकम और कितने सेक्टर्स होते हैं उनका नाम पूछ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं। मेरा यहाँ बुलाने का मकसद आज आपको यही था कि मैं एक बार रिवीजन करा दूँ। रिवीजन हो गया, समझ आ गया कि कहाँ क्या कैसे पढ़ना है। भारत माता की जय। वीडियो बंद करो।